बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर का टाइटल है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, कोर्स कोड है स्टैट 105। BS इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट whether each of the following variable is qualitative or quantitative and indicate the measurement scale। अब ये 5 आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन हैं, इनके बारे में आपने बताना है कि इनमें से क्वालिटेटिव कौन सी है और क्वांटिटेटिव कौन सी है। दूसरी बात आपने डिस्कस करनी है कि इनको मेजर करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो है एनुअल सेल। अब एनुअल सेल जो है ये एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है क्योंकि इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा ये रेशियो स्केल पे बेस करता है। उसकी रीज़न ये है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ख़ास प्रोडक्ट की सेल पूरे साल में कोई भी ना हो, यानी ज़ीरो एग्जिस्ट कर सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक, अब जो सॉफ्ट ड्रिंक के साइजेस हैं स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, तो ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है और क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर फर्दर जो है ये ऑर्डिनल स्केल के थ्रू मेजर किया गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर डाटा की रैंकिंग भी ऑब्ज़र्व की जा रही है स्मॉल, मीडियम और लार्ज के हिसाब से। एम्प्लाई क्लासिफिकेशन, एम्प्लाई क्लासिफिकेशन जो है BPS 1 to BPS 20, तो ये आपके पास ऑर्डिनल स्केल है। उसकी वजह यह है कि तमाम वर्कर जो है ना सिर्फ उनकी कैटेगराइजेशन हो रही है बल्कि उनकी रैंकिंग का भी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी हम देख रहे हैं। तो ये क्वालिटेटिव फॉर्म का वेरिएबल है। मरी टेम्परेचर ऑफ लास्ट 6 डेज़, मरी का जो टेम्परेचर है फॉर लास्ट 6 डेज़, तो टेम्परेचर जो है ये मेजरेबल है, इस वजह से इसे हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहेंगे। दूसरी ख़ास बात ये कि ये इंटरवल स्केल के ऊपर जो है ये बेस करता है। उसकी रीज़न ये है कि इंटरवल स्केल के अंदर ट्रू ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अगर आप ये कहें कि टेम्परेचर ज़ीरो है तो इट डज़ नॉट मीन कि वहाँ पर एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई बंदा ये कहता है कि ज़ीरो बज गया है, यानी टाइम, अगर कोई बंदा ज़ीरो टाइम को लेता है तो ट्रू ज़ीरो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर भी टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह अगर कोई बंदा ज़ीरो IQ लेता है तो वहाँ पर भी IQ लेवल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। मेथड ऑफ पेमेंट, मेथड ऑफ पेमेंट जो है ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है। चेक, कैश और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हम पेमेंट जो है ना वो कर सकते हैं, तो ये एक नॉमिनल स्केल है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या है और इसको बनाने के लिए हम कौन से स्टेप्स यूज़ करते हैं। यानी रॉ डाटा से अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो कौन से जो स्टेप्स हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बेटा एक टेबुलर अरेंजमेंट है डाटे का, जिसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को अगेंस्ट ईच क्लास जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं किसी पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम यहाँ पर 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टेबल जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक मैंने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया लोड के लिहाज से, तो लोड जो है ये एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर नंबर ऑफ किड्स और फैमिली साइज़ है। तो आप नोटिस करें कि ये जो फैमिलीज़ हैं, यानी 6 फैमिलीज़ हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, 18 फैमिलीज़ हैं जिनमें 3 बच्चे हैं, 15 फैमिलीज़ हैं जिनमें 4 है। तो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने डाटे की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के हम डाटे की रेंज मालूम करते हैं।
इसके अलावा नंबर ऑफ़ क्लासेस का डिसीजन हम इस फार्मूले से करते हैं। यहाँ पर कैपिटल N जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को इंडिकेट करता है। फिर हम क्लासेस का इंटरवल जो है वो डिसाइड करते हैं, जिसके लिए हम रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस का फार्मूला यूज़ करते हैं, रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो इससे हमारे पास H क्लास इंटरवल आ जाता है। हम क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स को डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, रेंज एंड क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ़ क्लासेस। इसके अलावा हम डाटे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग डिफरेंट क्लासेस, टैली शीट हम बनाते हैं और फिर हम इस पूरे डाटे से एक फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम डिज़ाइन कर लेते हैं और ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस की डिस्प्ले जो है वो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर हमें शो ऑफ करता है। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो स्टेप्स हमने लिखे हैं ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डिज़ाइनिंग में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लैश light battery took a sample of 6 batteries from a day production and used them to continuously until they are drained. The number of hours they were used until failure, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, इतने इतने घंटे जो है बैटरीज की लाइफ है। Compute and interpret the mean median. Looking at the data, which of the measure of location do you think is more appropriate and which is worst? अब ये लाइफ है फ्लैश लाइट बैटरीज की, तो आपने इसमें से मीडियन और मीन निकालना और फिर आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी बेस्ट है। तो ये जो 6 बैटरीज की लाइफ की इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। सेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा, फिर हमने इसका मीन निकाला और मीन निकालने के बाद हमने इसका मीडियन निकाल लिया, ये फार्मूला अप्लाई करके मीडियन ले लिए। अब आप नोटिस करें कि जो हमने मीन निकाला है वो 474.8 है, आप ये 475 कह सकते हैं। तो हमारे पास 5 ऐसी बैटरीज हैं जिनकी लाइफ 475 से कम है। इसका मतलब है कि आपकी जो अर्थमेटिक मीन है उसने इस डाटे को अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं किया, और इसकी रीज़न कि हमारा अर्थमेटिक मीन का आंसर बहुत बड़ा है, उसके पीछे ये एक्सट्रीम नंबर है। ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है जिसकी वजह से हमारी जो एवरेज लाइफ है बैटरी की वो ज़्यादा आई है, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन है ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर मीडियन जो है उसे जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि मीडियन जो है उसने इस डाटे को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये जो मीडियन है ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम मीडियन को एज ए बेस्ट एवरेज जो है वो कंसिडर कर सकते हैं इन दिस डाटा, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम नंबर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है डी पार्ट। अब इसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ये 2 डिफरेंट वेट स्केल हैं जो यूज़ किए गए हैं, वेट और वॉल्यूम। तो इसके लिए आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है और आपने ये बताना है कि इनमें से वेरिएबिलिटी स्टडी करने के लिए हम कौन सा टूल जो है वो यूज़ करेंगे। तो किसी भी डाटे के कंपैरिजन के लिए या वेरिएबिलिटी स्टडी के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, एक है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरा है रिलेटिव डिस्पर्शन। अगर हम इस डाटे के एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को ऑब्जर्व करें तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को आपस में कंपेयर करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास जो डाटा 2 है यानी वॉल्यूम क्यूबिक फिट, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये छोटा आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेट इन पाउंड है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बड़ा है। इट मीन्स कि जो वेरिएबिलिटी है वो वेट इन पाउंड में ज़्यादा आ रही है। तो अगर हम रिलेटिव डिस्पर्शन को कंपेयर करें तो इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो CV है, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये पाउंड की यूनिट में जो इंफॉर्मेशन है वो 15% है और जो वॉल्यूम क्यूबिक फुट में है वो 25% है। तो जितना CV छोटा होता है उतने डाटा जो है वो कंसिस्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वेट इन पाउंड की इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है आपने बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं वो क्या हैं।
जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनमें कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं होती, यानी तमाम जो है वो सेपरेट होते हैं। जैसे कॉइन है, कार्ड्स है, डाई है, अगर आप इनको रोल करें तो हेड और टेल का आना, रेड एंड ब्लैक, ताश के पत्ते हैं, लूडो के दाने पे इवन ऑड का आना, ये सभी सेपरेट हैं। ए और बी को अब ऑब्जर्व करें तो इनमें कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे ए और बी इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर हम इसको इस वेन डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर भी कोई चीज़ कॉमन एग्जिस्ट नहीं कर रही इवेंट्स के दरमियान, तो ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसके पैरेलल जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे ये इवेंट ए और बी है तो इनके अंदर कॉमन पार्ट जो है ये 2 आ रहा है, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को इंडिकेट करता है। आप किंग और डायमंड फाइंड आउट करते हैं 2 इवेंट्स, तो किंग ऑफ डायमंड इनका कॉमन पार्ट है। आपने 3 सिक्के टॉस किए, तीनों पे हेड आ जाए या कम अज़ कम एक पे हेड आ जाए, इवेंट ए है ये इवेंट बी है, तो इनके अंदर कॉमन पार्ट ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम इसको इस वेन डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो आप नोटिस करें कि A1, A2, A3, A4 ये इवेंट्स हैं, इनमें एक इवेंट बी पड़ा हुआ है, तो ये बी जो है ये इन सब के साथ अटैच है, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर भी ए और बी और ये कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। 6 क्वेश्चन है हमारा कि कोवेरियंस जो है क्या है और कोवेरियंस की एडवांटेजेस क्या हैं। कोवेरियंस जो है ये हम डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप को जज करने के लिए। 2 वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है उसकी जजमेंट में यूज़ होता है। अगर दोनों वेरिएबल हमारे बढ़ रहे हैं तो कोवेरियंस का आंसर पॉजिटिव होगा। अगर दोनों वेरिएबल कम हो रहे हैं तब भी पॉजिटिव, अगर एक बढ़ता है दूसरा कम होता है तो यहाँ पर कोवेरियंस नेगेटिव है। अगर एक वेरिएबल बढ़ता है बट दूसरे के ऊपर कोई चेंज नहीं आता तो यहाँ कोवेरियंस का आंसर 0 होगा। अब कोवेरियंस जो है ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। आप एस एक्स वाई निकालें या आप एस वाई एक्स निकालें, दोनों का आंसर हमारा सेम आएगा। और कोवेरियंस जो है ये वेरिएबल के रिलेशनशिप की डायरेक्शन को मेजर करता है, यानी इसका आंसर अगर पॉजिटिव है तो वेरिएबल में रिलेशन पॉजिटिव है, अगर इसका आंसर नेगेटिव है तो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप नेगेटिव है, और अगर 0 आ गया इट मीन्स कि यहाँ पर नो रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 वेरिएबल। जो न्यूमेरिकल आंसर का सिंबल है वो इसकी डायरेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। अब डिसएडवांटेजेस इसकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की डायरेक्शन को तो बताता है लेकिन जो स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की वो ये मेजर नहीं करता। तो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम लोग जो टूल यूज़ करते हैं वो कोरिलेशन कोफिशिएंट है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है यहाँ पर कोवेरियंस आपका यूज़ हो रहा है, तो कोवेरियंस जो है ये कोरिलेशन को मेजर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है। यहाँ पर हर एक के 10 मार्क्स हैं, 3 क्वेश्चन है, तीनों के 10-10 नंबर है। The grade point average for college student is based on a weighted mean computation. For the most colleges, the grades are given below. The data values for 4 for grade A, 3 for grade B, 2 for grade C, 1 for grade D, and 0 for grade F. After 60 credit hour of the coursework, a student at Punjab University earned 9 credit hour of A, 15 credit hour of B, 33 credit hour of C, and 3 credit hour of D. Compute the student grade point average। और इसके अलावा आपने बताना है कि स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी में है वो 2.5 ग्रेड पॉइंट एवरेज अगर मेंटेन करेगा तो वो एलिजिबल है फॉर द एडमिशन। तो ये आपने चेकआउट करना है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये ग्रेड्स की इन्फॉर्मेशन है। ग्रेड ए के लिए 4 पॉइंट हैं, ग्रेड बी के लिए 3, सी के लिए 2, डी के लिए 1 और एफ के लिए 0। वेट जो है 9 आवर्स जो हैं वो ए के लिए है, 15 क्रेडिट आवर जो हैं वो बी के लिए एंड सो ऑन। इनको मल्टीप्लाई करके आपने ये WX बनाया। जो सिंपल मीन है जो हमने इस एक्स से निकाला तो इससे भी हमारे पास आंसर आ रहा है 2, और जो हमने ये वेटेड मीन निकाला वो आंसर हमारे पास आ रहा है 2.5। वेटेड मीन से WX और W का कॉलम इनको सम अप करके आपने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। अब आपने बताना है कि कोई स्टूडेंट है
जिसका जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो 2.5 है। तो आप नोटिस करें कि जो आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज निकला है वो भी 2.5 है वेटेड मीन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 60 क्रेडिट आवर के अंदर इतना स्कोर ले रहा है तो वो एडमिट हो रहा है। इट मीन्स कि उसका कोर्स वर्क जो है विल बी एडमिटेड है। नेक्स्ट है नंबर 3, जीपीए और मंथली सैलरीज जो है ये आपको गिवन है। इसमें से आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करना है और इसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो यहाँ पर जो एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन है ये आपका जीपीए है और ये आपका सैलरीज हैं, ये मंथली सैलरीज। तो इससे आपने ये एक्स स्क्वायर बनाया, वाई स्क्वायर बनाया और एक्स वाई इनको मल्टीप्लाई करके ये कॉलम्स आपने डिज़ाइन कर लिए। कॉलम डिज़ाइन करने के बाद आपने ये कोरिलेशन का फार्मूला अप्लाई किया। इस फार्मूले में सभी कीमतें रखते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब ये जो आंसर है ये पॉजिटिव आया है। इट मीन्स कि हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीपीए एंड सैलरीज ये स्ट्रॉन्ग है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा आंसर जो है 0.8636 है जो कि 1 के करीब है। तो इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जेंडर के लिहाज से और काउंटिंग मैनेजमेंट एंड फिनांस के लिहाज से। तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आपने मालूम करनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड कैंडिडेट इज़ फीमेल स्टूडेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड कैंडिडेट इज़ फिनांस और अकाउंटिंग मेजर, what is the probability of selecting a female or an accounting major। ये डिफरेंट probabilities हैं जो आपने मालूम करनी है। तो जो डाटा आपको दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा इस डाटे को सम अप करना है। इनको रो वाइज सम अप कर लें, इनको कॉलम वाइज आप सम अप कर लें। टोटल जो है 500 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो स्टूडेंट आपने मालूम निकाला है रैंडमली वो एक फ़ीमेल है। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस ओवर नंबर ऑफ़ टोटल केसेस। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल जो है वो 300 है क्योंकि हमारे पास टोटल फीमेल जो है वो 300 है और नंबर ऑफ़ टोटल केसेस जो है ये 500 है। तो 300 ओवर 500 से हमने ये प्रॉपर्टी निकाली। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट हमने निकाला है वो या फिनांस का है या फिर अकाउंटिंग का है। तो आप नोटिस करें कि जो फिनांस वाले हैं उनकी टोटल तादाद 200 है, अकाउंटिंग वाले हैं उनकी टोटल तादाद 200 है और फिनांस वाले जो उनकी टोटल तादाद 100 है। तो 200 बाई 500 और 100 बाई 500। तो इससे आप ये प्रॉबिलिटी जो है ये मालूम कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये नॉट जो ये कॉमन ना आने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि फिनांस और अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। थर्ड प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है कि जो स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किया है वो या फीमेल है या अकाउंटिंग का स्टूडेंट है। अब फीमेल हो या अकाउंटिंग हो तो ये भी हो सकता है कि वो फीमेल भी हो और उसने अकाउंटिंग भी रखी हो। इट मीन्स कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का केस है। फीमेल आ जाए या अकाउंटिंग वाली आ जाए तो या फिर फीमेल भी हो और अकाउंटिंग भी हो। तो अब आप नोटिस करें कि अगर फीमेल है तो 300/500। एक अगर अकाउंटिंग वाला है तो ये 200 ओवर 500। अगर अकाउंटिंग भी है और फीमेल भी है तो ये 100 जो है ये कॉमन आ रहा है। यानी अकाउंटिंग भी है फीमेल भी है तो ये 100 कॉमन। ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का केस है। इस फार्मूले के अंदर आपने ये कीमतें रखी और इसको आपने सॉल्व कर लिया। फर्दर है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जेंडर और मेजर जो कम्बिनेशंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, स्किल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर दो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट होंगे तो इस सिचुएशन के अंदर फिर ये प्रोबेबिलिटी जो है ये होल्ड करेगी, यानी ये लॉ जो है ये होल्ड करेगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेंडर की और मेजर के लिहाज से। तो हम कोई से दो इवेंट जो है यानी मेल और अकाउंटिंग को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। मेल है और ये अकाउंटिंग है। मेल और अकाउंटिंग के लिहाज से मेल और अकाउंटिंग ये कॉमन पार्ट है और अगर मेल है तो 200 ओवर 500 और अगर अकाउंटिंग है तो 200 ओवर 500। इनको हमने ऑब्ज़र्व किया। अगर तो ये कंडीशन हमारी
ट्रू आ जाती है तो फिर ये इवेंट्स में इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें कि ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। फर्दर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्टूडेंट आपने निकाला है वो अकाउंटिंग का है इस शर्त पे कि वो मेल है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला जो यूज़ करेंगे, मेल और अकाउंटिंग का कॉमन पार्ट और ख़ाली जो मेल हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़। अब ये मेल भी हो और अकाउंटिंग वाला भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है मेल एंड अकाउंटिंग, ये 100/500, और ख़ाली मेल हो तो ये 200/500 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ये कीमतें रख के इसको सॉल्व कर लिया। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।